नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन हमेशा की तरह बुलेटिन की शुरुआत खबरों की झलकियों के साथ होगी और इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है। अब से ठीक 1 घंटे बाद यानी कि सुबह 10 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सुबह ट्वीट करके इसकी जानकारी दे दी है। कोरोना काल में 19 महीने में ये प्रधानमंत्री का 10वां संबोधन है। पीएम के इस विशेष संबोधन में क्या कहा जाएगा, इसे लेकर अटकलें तेज हैं। आइए आपको दिखा देते हैं और बताते हैं कि कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर पीएम बात कर सकते हैं। तो कल ही एक उपलब्धि जिसने देश को गर्व से भर दिया। जी हां, 100 करोड़ टीके की डोज की उपलब्धि भारत ने हासिल की। पीएम इस पर बात कर सकते हैं। दिवाली पर इसे लेकर बड़े जश्न की बात हो सकती है, यानी कि 100 करोड़ वैक्सीन आज के संबोधन का एजेंडा रह सकता है। कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती की नसीहत भी दी जा सकती है, क्योंकि जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं। और तीसरा मुद्दा जिस पर पीएम बात कर सकते हैं वो है गरीबों की अनाज योजना को एक्सटेंड करना, यानी कि उसके समय सीमा को आगे बढ़ाना। ये आज के एजेंडे में शामिल हो सकता है। तो 10 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन, बच्चों के लिए कोरोना टीके का ऐलान। जी हां, क्योंकि परीक्षण बच्चों पर किया जा चुका है। अब इंतजार किया जा रहा है कि कब बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। इसे लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर सकते हैं। तमाम वो मुद्दे हम आपको दिखा रहे हैं जिन पर पीएम आज अपने संबोधन में इन मुद्दों को शामिल कर सकते हैं। छह तस्वीरें आपके सामने हैं, वो टाइमलाइन, वो डेट्स जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया देश को। 2020 में 19 मार्च से इसकी शुरुआत हुई जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। उसके बाद 24 मार्च 2020, 3 अप्रैल 2020, 12 मई 2020 और 16 जनवरी 2021, 20 अप्रैल 2021। राष्ट्र के नाम पीएम के संबोधन से पहले पीएम ने अखबार में एक लेख लिखा है। जी हां, लेख में पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज की उपलब्धि का जिक्र किया है। पीएम ने कहा कि अगर एक टीके पर 2 मिनट का हिसाब लगाया जाए तो 100 करोड़ डोज की उपलब्धि हासिल करने में करीब 41 लाख मानव दिवस या करीब 11,000 मानव वर्ष लग जाएंगे। उन्होंने कोविड-19 से मुकाबले की यात्रा को अद्भुत बताते हुए कहा कि देश एक अज्ञात और अदृश्य दुश्मन का मुकाबला कर रहा था। पीएम ने कोरोना काल में मेक इन इंडिया की उपलब्धियों की तारीफ की। पीएम अखबार में अपने लेख द्वारा ये कह रहे हैं कि देश ने मेक इन इंडिया वैक्सीन पर भरोसा किया है। जन भागीदारी की भावना से यह लक्ष्य हासिल हो सका है और देश कड़ी मेहनत से टीके पर आत्मनिर्भर बना है। पीएम मोदी ने लिखा कि इसकी कल्पना करें कि टीके की एक शीशी को आखिरकार कैसे मंजिल तक पहुंचाया जाता है। टीका अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विमान, ट्रेन का सहारा लिया जाता है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह निश्चित रूप से एक अभूतपूर्व प्रयास रहा है। श्रीनगर से मेरी सहयोगी अंजना ओम कश्यप इस वक्त जुड़ गई हैं। दिल्ली से मेरे सहयोगी अशोक सिंघल इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लेकिन अशोक, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, आज तमाम कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि कल ही एक बड़ी उपलब्धि भारत ने हासिल की है। संबोधन में कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज प्रधानमंत्री देश के सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, आज सबसे बड़ा मुद्दा जो लग रहा है 100 करोड़ जो वैक्सीनेशन हुआ है उस पे प्रधानमंत्री का पूरा फोकस होगा और देशवासियों को बताएंगे कि कैसे ये यात्रा चली थी। प्रधानमंत्री कहते हैं चिंता से आश्वासन तक की यात्रा देश के लोगों ने तय की है, क्योंकि आशंकाएं थी, चिंताएं थी, लेकिन आश्वासन हुआ है लोगों के अंदर। और प्रधानमंत्री का ये भी कहना है कि देश के नागरिक और सरकार मिलकर एकजुट होकर के कुछ भी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण जो है उस 100 करोड़ वैक्सीनेशन जो कंप्लीट हुआ है
उसका है सबसे बड़ा उदाहरण। और प्रधानमंत्री ये भी कह सकते हैं कि जो फेस्टिवल सीजन चल रहा है, दिवाली है, बाकी त्योहार है, उसमें हमें अभी सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि वैक्सीनेशन हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ सावधानी भी रखने की जरूरत है। बार बार प्रधानमंत्री ये बात कहते रहे हैं। और प्रधानमंत्री हमेशा से जो 10वां संबोधन है राष्ट्र के नाम, ये आज 19 मार्च 2020 को पहला राष्ट्र के नाम संदेश दिया था, और तब कोरोना की महामारी शुरू हुई थी। उसके बाद से प्रधानमंत्री लगातार लोगों को कोरोना को लेकर के आगाह करते रहे हैं, कैसे कैसे फेजेज आए, किस ढंग से स्ट्रगल करना पड़ा लोगों को, कितना प्रॉब्लम्स आए लोगों के सामने, उन तमाम चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री बार बार लोगों को कहते रहे हैं। और आज 10वां संबोधन होगा और इसमें आगे की राह बताएंगे प्रधानमंत्री। 100 करोड़ वैक्सीनेशन तो हुआ है लेकिन वैक्सीनेशन आगे भी चलना है, क्योंकि अभी काफी लोगों को वैक्सीनेट किया जाना बाकी है। तो प्रधानमंत्री लोगों को यही कहेंगे कि आगे भी लोग बढ़ चढ़ करके वैक्सीनेशन करवाएं और वैक्सीनेट किया जाना चाहिए लोगों को, और जाकर के ज्यादा वैक्सीनेशन ड्राइव किया जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि किस ढंग से दुर्लभ इलाकों में भी वैक्सीनेट किया गया है। वैक्सीनेशन ड्राइव किए गए हैं, चाहे वो इंटीरियर के इलाके हों, तमाम चीजों पे प्रधानमंत्री का फोकस रहने वाला है। लेकिन अंजना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंजना, उपलब्धि हासिल करना यानी कि जो कुछ पिछला हमने किया है उस पर प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं, यानी कि जो बीत गया है, लेकिन फॉरवर्ड लुकिंग आगे के स्टेप्स, इस पर फोकस रहने वाला है आज। हो सकता है। वैसे तो नेहा, प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे ये वही जानते हैं, ये हम सभी ने अनुभव किया है। कई बार हम लोग इस पर घंटों घंटों चर्चा करते हैं, लेकिन जो उनके लेख से समझ में आ रहा है, क्योंकि बीते दिन देखिए सुबह में तो खबर चली, लेकिन उसके बाद शाम में आर्यन और अनन्या पांडे को लेकर ही खबरें चलती रही, वही सुर्खियां बनी रही। लेकिन अखबारों में उन्होंने लेख लिखा, 3 बड़ी बातें कही। एक कहा कि देखिए एक ऐसे वक्त पर जब विश्व में अलग अलग लोग, अभी भी बहुत 3% ही आबादी है विश्व की जिसको वैक्सीन अभी लग पाई है, अलग अलग बहुत सारे मुल्क हैं, भारत ने अपनी वैक्सीन पर विश्वास रखा और आत्मनिर्भर भारत पर वो जोर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वैक्सीन में टीम इंडिया ने कमाल कर दिया। तो ये एक तरह से टीम इंडिया की पीठ थपथपाने के लिए और जिस तरह से डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ ने काम किया है, ये पहला बिंदु। दूसरा, उन्होंने अपने लेख में एक जिक्र किया है जिसमें वो कटाक्ष करते हैं। अगर आपको याद हो तो वैक्सीन की कमी के दौरान ये सवाल उठा था कि क्या बहुत सारी ऐसी वैक्सीन थी, फाइजर, मॉडर्ना, उन सबको क्यों आपने लटका के रखा हुआ है। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुछ लोगों का इंटरेस्ट था कुछ वैक्सीन्स को इंडिया लाने में, लेकिन विश्वास देश ने रखा अपनी वैक्सीन्स पर और हम यहां पर पहुंचे। देश के एंटरप्रेन्योर सबको वो बधाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ से ये जो विपक्ष ने वैक्सीन की कमी पर सरकार को घेरा था, उसमें वो विदेशी वैक्सीन्स को लाने के जो सवाल उठाए गए थे उस पर उन्होंने उल्टा कटाक्ष किया है, उन पर हमला किया है। तीसरी बड़ी बात जो मुझे लगता है, आने वाले वक्त में जैसा आपने कहा बहुत सारे त्योहार हैं, अशोक भी बता रहे थे, त्योहारों के वक्त भी सावधानी बरतनी है और इंडिया को याद रखना होगा 100 करोड़ डोजेज हमने दिए। अभी हमने लगभग 20 से 30 करोड़ लोग ही हैं जिनको डबल डोज टोटली वैक्सीनेट किया है। तो यहां से पूरा रास्ता आगे का। और आज अगर आप बिल गेट्स का भी आर्टिकल देखेंगे, भी उन्होंने भी लिखा है कि इंडिया का ये जो पूरा 1 बिलियन डोजेस का प्रोसेस रहा है, उसमें उनका है 23 लाख के आसपास आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स को कैसे इंडिया ने मोबिलाइज किया, डॉक्टर्स को, मिडवाइफ्स को, नर्सेस को ट्रेन किया, जिन्होंने पूरे देश में इसको वैक्सीन को दिया है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि है सरकार की। आज वो इस मौके पर अखबारों में तो लेख के जरिए आए, लेकिन इस संबोधन के जरिए टेलीविजन के माध्यम से भी वो लोगों तक सरकार की इस उपलब्धि को, जिसे वो कह रहे हैं, सामने रखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अभूतपूर्व प्रयास ये बताया जा रहा है। सिर्फ उन हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं बल्कि उन तमाम लोगों तक ये प्रयास पहुंचा जहां पर पहुंचना बेहद दुर्गम था। अशोक, कल भी इस बात का जिक्र किया गया कि बहुत से ऐसे स्थान थे जहां पर वैक्सीन की एक डोज भी पहुंचाना काफी ज्यादा मुश्किल था। वहां तक ना पुल था ना सड़क थी। ऐसे में वहां लोगों को डोज लगाना और दूसरा जो मेंटल ब्लॉक था लोगों का, उसको पार पाना एक बड़ी चुनौती थी। बिल्कुल, बहुत चैलेंजेस थे। बहुत से लोग तो कोरोना की वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं थे। जो हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स जा रहे थे गांव में, इंटीरियर इलाकों में, उनके साथ मार पिटाई की जा रही थी, उनको भगाया जा रहा था। तो ऐसे में बहुत मुश्किल थी वैक्सीनेट करना लोगों को, जिनको पता नहीं था, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत सी भ्रांतियां थी लोगों के दिमाग में, उसको दूर करना, फिर लोगों को एजुकेट करना, उनको मोटिवेट करना, बहुत बड़े चैलेंजेस थे। लेकिन अब इस तमाम फेजेस से चीजें आगे बढ़ चुकी हैं और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अभी कोरोना बच्चों की वैक्सीन की बात भी है, क्योंकि बच्चों को लेकर भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि बीच में सवाल उठे थे कि थर्ड वेव जो आएगी बच्चों को नुकसान होगा। तो बच्चों की वैक्सीन पे भी ट्रायल चल रहा है।
तो वो भी बड़ा बात होगी बच्चों की वैक्सीन को लेकर के कि बच्चों को भी वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी है। तो आगे जो सामने और चैलेंजेस आए, क्योंकि सेकंड वेव में देखा गया कि ऑक्सीजन की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई, दवाइयों की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई, आईसीयू बेड्स की वजह से बहुत दिक्कत हुई, तो उसको आगे ऐसी दिक्कतें ना आए उसकी तैयारी आपके पास तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे। लेकिन इस बीच आपको सुना देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में कब कब संबोधन किया और क्या कुछ कहा। आपके आने वाले कुछ सप्ताह चाहिए। रविवार को यानी जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में। वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। और बात मुंबई ड्रग्स मामले की करेंगे। एनसीबी ने आज बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे से फिर पूछताछ करनी है। एनसीबी ने अनन्या को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है और इस बीच क्रूज ड्रग्स मामले में एक ड्रग पेडलर को एनसीबी ने पकड़ा और उस समय उससे पूछताछ जारी है। मुंबई ड्रग्स केस में ये सबसे ताजा चेहरा है बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे। अनन्या की एक पहचान ये भी है कि वो एक्टर चंकी पांडे की बेटी है। कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी का एक दल अनन्या के घर पहुंचा तो खलबली मच गई। एनसीबी ने अनन्या के फोन को जब्त कर पूछताछ के लिए 2 घंटे के भीतर एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगाने का फरमान जारी कर दिया। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी के पास ड्रग्स को लेकर आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच चैट की कॉपी है। इसी चैट को लेकर एनसीबी अनन्या तक पहुंची है। अनन्या कल शाम करीब 4 बजे मुंबई के एनसीबी दफ्तर पहुंची, जहां करीब 2.5 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई। एक महिला अधिकारी की मौजूदगी में एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखड़े के साथ जांच अधिकारी वीवी सिंह ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस को लेकर अनन्या से पूछताछ की। इस दौरान उनके पिता चंकी पांडे भी वहीं मौजूद थे। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन में क्वेश्चनिंग के लिए लोगों को बुलाया जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो कल्प्रिट हैं या वो ही इन्वॉल्वमेंट है। क्वेश्चनिंग में विटनेसेस को भी बुलाया जाता है, क्वेश्चनिंग में सस्पेक्ट्स को भी बुलाया जाता है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक अनन्या से पूछा गया कि क्या उन्होंने आर्यन को ड्रग्स लेते देखा है, आर्यन किस शख्स से ड्रग मंगवाते थे, क्या आर्यन के साथ उन्होंने कभी ड्रग लिया है, क्या वो किसी ड्रग सप्लायर को जानती हैं, किन किन मौकों पर ड्रग लिया गया था, क्या इसमें कोई फिल्म स्टार या उनके परिवार से जुड़े लोग शामिल हैं। एनसीबी का कहना है कि अनन्या पांडे से पूछताछ का मकसद इस केस की तह तक पहुंचना है। पूछताछ में अनन्या का कोई भी जवाब आर्यन की बेल के लिए मुसीबतें बढ़ा सकता है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को केस से जुड़ी जानकारी 26 अक्टूबर को हाईकोर्ट में देनी है।
सूत्रों के मुताबिक क्रूज ड्रग्स केस का दायरा अब सिर्फ आर्यन खान तक सिमट कर नहीं रहेगा। अभी अनन्या का नाम सामने आया है। अब एनसीबी के रडार पर करण जौहर की पार्टी वाला वीडियो भी है। सूत्रों के मुताबिक 1 साल पहले करण की पार्टी का जो वीडियो वायरल हुआ था, उस पर भी अब एनसीबी की नजर है। वीडियो में रणबीर कपूर, विकी कौशल, वरुण धवन, मलाइका अरोड़ा, दीपिका पादुकोण जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी दिखाई दे रहे हैं। यानी एनसीबी की नजर बॉलीवुड के स्टार किड्स पर ही नहीं, बल्कि सुपर स्टार्स पर भी है। विद्या के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ एनसीबी दफ्तर के बाहर से जुड़ गए हैं। अरविंद, ये अनन्या पांडे विक्टिम है, विटनेस है या फिर सस्पेक्ट? जी देखिए, फिलहाल तो संदिग्ध के दायरे में ही इनको माना जाएगा, क्योंकि नेहा जो क्रूज ड्रग्स पार्टी मामला था जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार हुए हैं, मुख्य आरोपी के तौर पर एनसीबी उनको बता रही है। आर्यन खान के साथ अनन्या पांडे का चैट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को मिला था और ये चैट अदालत में जिरह के दौरान सेशन कोर्ट में जब बेल के लिए सुनवाई हो रही थी, उस दौरान आर्गुमेंट के दौरान भी अदालत में चैट्स दिया था। ऐसे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अनन्या पांडे को बुलाकर पूछताछ की। पहले राउंड की आज भी 11 बजे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, इसी दफ्तर में 11 बजे पूछताछ होगी अनन्या पांडे से। देखिए, जो ड्रग्स चैट है, कई तरह के ड्रग्स चैट मिले हैं आर्यन से। अनन्या जो ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रही थी, इसी वजह से अनन्या से पूछताछ होगी। देखिए, इस केस में एक बड़ी मदद भी करेगा, क्योंकि अब इस केस में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, आर्यन खान समेत। चार्जशीट भी दाखिल होनी है, इसलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस केस को और मजबूत बनाने के लिए उन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है, जिससे ये केस मजबूत हो सके और चार्जशीट में ट्रायल के दौरान ये केस मजबूती से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पेश कर सके। इसलिए अनन्या से कल पहले राउंड की पूछताछ हुई। पूछताछ से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम संतुष्ट नहीं है। वैसे भी कई जो चैट है आर्यन और अनन्या के साथ, वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिले हैं, तो सवाल जवाब होंगे वो वेरीफाई लौटूंगी मैं आपके पास। अरविंद, तमाम जानकारी आपसे लेंगे, क्योंकि आज 11 बजे अनन्या पांडे को एनसीबी दफ्तर बुलाया गया है आगे की पूछताछ जारी रखने के लिए। बॉलीवुड ड्रग्स मामले की जांच कर रहे एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के निशाने पर आ गए हैं। नवाब मलिक ने वानखेड़े पर बॉलीवुड को टारगेट करने का आरोप लगाया है, साथ ही उगाही जैसे संगीन आरोप भी लगाए गए हैं। नवाब मलिक ने कहा कि साल भर में वानखेड़े की नौकरी चली जाएगी। कि कोविड के काल में सारी इंडस्ट्री मालदीव में थी। अधिकारी के परिवार के लोग, अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे थे, इसका खुलासा अधिकारी को करना पड़ेगा, समीर वानखेड़े को। वो मुंबई का फोटो है और मैं मुंबई में था। मैं तो उनको ये कहता हूँ ना कि सच्चाई को कोई चीज की आँच नहीं। देख लीजिए मैं कहाँ पर हूँ, एयरपोर्ट से डेटा ले लीजिए कहाँ पर हूँ मैं। पासपोर्ट होता है, उस चीज के लिए वीजा भी लगता है, पासपोर्ट वीजा भी लगता है, तो वेरीफाई कर ले वो। पंजाब में जहां आम आदमी की योजनाएं भले पैसा ना पाए, लेकिन जिस राज्य में 4 महीने में चुनाव होना है, वहां मंत्री विधायक करोड़ों की लग्जरी कार पा रहे हैं। गरीब के हाथ में पेट भरने के लिए दाल रोटी आए ना आए, गरीब को भले सरकारी योजना का आटा दाल मिल पाए ना मिल पाए, पंजाब की चन्नी सरकार के राज में मंत्रियों विधायकों के हाथ से लग्जरी कार न छूटने पाए। भले चुनाव में गिनती के दिन बाकी, पंजाब में सरकार के पास सिर्फ 4 महीने हैं, लेकिन मंत्री विधायकों के लिए 26 नई लग्जरी कार खरीद ली गई। जब मुख्यमंत्री बनने के बाद चन्नी खुद को गरीब का बेटा बताकर लग्जरी कारों को खारिज करके तालियां बटोर चुके हैं। 200 गड्डियां मैनू देतियां, मेरे तो कमरे कमरे जिड्डियां गड्डियां इन्हें बादलों ने खरीदियां हुई। मैं हुणे आया, कमरे जिड्डी गड्डी है, 2 करोड़ रुपए की कहते आउंदी। वो यार गरीबां पर ला देंदे पैसा। उइयों 8 गड्डियां मेरे अगे पिछे फिरदियां। इसे कहते हैं फिक्र करो न करो जिक्र जरूर करो, और वही किया जनता के प्रति फिक्र का जिक्र दिखाकर खुद मुख्यमंत्री चंडीगढ़ से दिल्ली पिछले महीने हाईकमान से मिलने प्राइवेट जेट से गए, तो फिर मंत्री विधायक कैसे पीछे रहते। वित्त विभाग को 27 नई इनोवा खरीदने का प्रस्ताव पंजाब की सरकार ने भेजा। वित्त विभाग ने कहा पैसा नहीं है, लग्जरी कार नहीं खरीद सकते।
मंत्रियों के दबाव के आगे वित्त विभाग को आखिरकार झुकना पड़ा। 4.25 करोड़ रुपए की कारें खरीदकर मंत्री विधायकों को दी गई। जनता जनता करने वाली सियासत का सच क्या यही है? आखिर क्या जरूरत थी अभी गाड़ियां खरीदने की, जब चुनाव फिर से आने वाले हैं? पंजाब के गृह मंत्री से संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने यह सवाल दस्तक देकर पूछा। जवाब जरा आप सुनिएगा। देखिए, गाड़ी कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं होता। और बात करिए, अगर हम कहते हैं कि गाड़ी लेकर या गाड़ी का कोई खर्चा है, आप थोड़ा ऊपर उठिए। काश खुद पंजाब के गृह मंत्री ऊपर उठकर जनता के लिए सोच पाते। पंजाब में गरीबों के लिए आटा दाल योजना, गरीब लड़कियों की शादी के लिए शगुन स्कीम, दलित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना, कई विभागों के कर्मचारियों की तनख्वाह के पैसे या तो देरी से मिल रहे हैं या योजनाएं ठप पड़ी हैं, क्योंकि सरकारी विभाग कहते हैं कि योजना में पैसा नहीं। और जब परिवहन मंत्री अमरिंदर सिंह वडिंग को मुख्यमंत्री की फिजूल खर्ची बंद करने वाली बात याद दिलाइए तो जवाब मिलता है, मैंने ऐसी बात कोई नहीं कही। मेरे को लगता है कि जो एमएलएस को गाड़ी मिलनी चाहिए, मेरे को नहीं लगता इससे कोई खर्चे में और किसी में कोई फर्क पड़ने वाला है। नियम कहता है कि 3 लाख किलोमीटर या 5 साल जो पहले आए तो सरकारी गाड़ी बदली जा सकती है। लेकिन क्या 2-3 महीने बाद ही जब चुनाव होने हैं, तब क्या कर्ज में डूबे राज्य की सरकार के नए मंत्रियों को नई गाड़ी खरीदकर पुरानी गाड़ियों को कौड़ियों के भाव छोड़ना सही है? पुरानी गाड़ी कहीं ना कहीं कौड़ी के दामों पर नीलाम करने के लिए यहाँ पर खड़ी कर दी जाती हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री चन्नी नारा दे रहे हैं कि सरकारी खर्चों में कटौती की जाएगी, तो दूसरी तरफ अपने और विधायकों और मंत्रियों के लिए लग्जरी एसयूवी गाड़ियां खरीदने पर करोड़ों खर्च भी किए जा रहे हैं। तो जब अभी महीना ही 1-1.5 रह गया कोड ऑफ कंडक्ट लगने में, तो फिर गाड़ियां भी इतनी तो कोई भी कंडम नहीं है कि 15 दिन गाड़ी और न चल पाए। इसलिए ये हाथी के दांत दिखाने को और है, खाने को और। दरअसल सत्ता में बैठे लोग अपनी सहूलियत ही देखते हैं, इसीलिए 3.25 लाख करोड़ के कर्ज में डूबे राज्य के नए मुख्यमंत्री और मंत्री की जुबान पर भले गरीब हो, लेकिन गरीब की योजना से ज्यादा चिंता मंत्रियों की नई कारों के लिए नजर आ रही है। बात जब जनता से जुड़ी छोटी छोटी जन कल्याण योजनाओं की होती है तो सरकार बड़े बड़े कर्ज का हवाला देती है, लेकिन वही सरकार जब अधिकारियों, मंत्रियों और विधायकों की बात आती है तो सरकारी खजाने का मुंह खोल देती है। फिलहाल भारी कर्ज से गुजर रही पंजाब सरकार ने विधायकों, मंत्रियों के आरामदायक सफर के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके ये लग्जरियां गाड़ियां खरीदी हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि काश गरीबों के लिए भी सरकार इसी तरीके से खजाने का मुंह खोलती। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। पिछले हफ्ते बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और पूजा पंडालों पर हमले और हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज से मिले सुराग के मुताबिक बांग्लादेश पुलिस ने दुर्गा पंडाल में कुरान की प्रति रखने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। यह तस्वीर बांग्लादेश के कुमिला की है, जब एक मंदिर में कुरान के कथित अपमान पर मचा था बवाल। गुस्से में दंगाइयों ने मंदिरों में तोड़फोड़ की थी, हिंदुओं पर हमले बोले। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो उनसे टकराव हुई। इस हिंसा में 7 लोगों की मौत हो गई। बवाल थमने के बाद बांग्लादेश पुलिस ने जो खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। पुलिस के मुताबिक सौहार्द बिगाड़ने के मकसद से पूरी साजिश रची गई थी और मंदिर में कुरान किसी हिंदू ने नहीं बल्कि इकबाल हुसैन नाम के एक मुस्लिम ने रखा था। यह तस्वीर इकबाल नाम के उसी आरोपी की है। बांग्लादेश की पुलिस साजिश की तह तक सीसीटीवी तस्वीर से पहुंची है। पुलिस के मुताबिक 12 अक्टूबर की रात 11 बजे इकबाल एक मस्जिद में गया था। कई घंटे बाद मस्जिद से इकबाल को कुरान की प्रति लेकर निकलते देखा गया। इसके बाद नानूर डीगी के दुर्गा पंडाल में कुरान रखकर चुपके से निकल गया। अगले रोज यानी 13 अक्टूबर दुर्गा पंडाल में कुरान की प्रति दिखने के बाद बवाल मच गया। गुरुवार रात करीब 10 बजे इकबाल को शुगंधा बीच इलाके से गिरफ्तार किया गया है। इकबाल के परिजनों के मुताबिक उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और हो सकता है कि किसी ने उसकी मानसिक स्थिति का फायदा उठाते हुए कुरान की प्रति रखवाई हो। कमिला जिले में इस हिंसा के संबंध में अब तक 4 मामले दर्ज किए गए हैं और 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 4 लोग इकबाल से जुड़े हुए हैं। शाहिद हुसैन खोखन
ढाका आज तक। बारिश और बाढ़ का कहर हमारा पड़ोसी देश नेपाल भी झेल रहा है। पूर्वी और पश्चिमी नेपाल में भयानक बाढ़ है, सड़कें डूब गई हैं, हाईवे डूब गए हैं और हवाई अड्डे भी। नेपाल की बाढ़ का असर बिहार तक भी है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। ये तस्वीरें नेपाल के धनगढ़ी की हैं। जहां तक देखिए पानी का ही साम्राज्य नजर आ रहा है। 2 दिनों की मूसलाधार बारिश में नेपाल का पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ गया है। सड़कें लबालब है। पश्चिमी नेपाल को जोड़ने वाला राजमार्ग तबाह हो गया है। भारतीय सीमा से सटे विराटनगर का हवाई अड्डा पूरी तरह जलमग्न हो गया है। इसके चलते सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को नेपाली सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र प्रहरी बचा रहे हैं। दूर दराज के इलाकों में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से बचाया जा रहा है। नेपाल में बाढ़ में 1028 घर डूब गए हैं। 1000 से ज्यादा परिवारों को विस्थापित किया गया है। बाढ़ में मरने वालों की संख्या 58 तक पहुंच गई है, जबकि 26 लोग अभी भी लापता हैं। सरकार ने मृतक के परिवार को 2-2 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। नेपाल में राजमार्ग के 4 पुल बाढ़ के पानी में बह गए। 134 जगहों पर सड़कें टूटी हैं। नेपाल में बाढ़ का असर बिहार में भी पड़ा है। अररिया के पास जोगबनी रेलवे स्टेशन जलमग्न है। गाड़ियों की आवाजाही ठप है। सभी ट्रेनें फारबिसगंज में ही रुक रही हैं। बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज के पास बना एक मंदिर मेची नदी में आए सैलाब की मार सह नहीं पाया और देखते ही देखते मंदिर ने जल समाधि ले ली। देखिए किस तरह ये मंदिर पानी में समा रहा है। किशनगंज से गौरव कुमार के साथ सुजीत झा, पटना आज तक।